दाऊद इब्राहिम, ये नाम आप सभी ने जरूर सुना होगा। इन दिनों भारत का भगोड़ा गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम एक बार फिर सुर्खियों पे, क्योंकि दाऊद के गुटखा प्रोजेक्ट के चलते भारत का एक बड़ा गुटखा व्यापारी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। माना जा रहा है कि इस व्यापारी की वजह से पाकिस्तान में दाऊद ने गुटखा बेचकर बड़ा पैसा कमाया, और जैसी बात पुलिस के सामने आई, पुलिस ने गुटखा व्यापारी को थर दबोचा। जबकि इस गुटखा व्यापारी के मुताबिक कहानी कुछ और ही है। कौन है गुटखा व्यापारी, क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। हाल ही में देश के बड़े गुटखा व्यापारी JM जोशी को अदालत ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की मदद करने के मामले में दोषी पाया है। अदालत के मुताबिक जोशी की मदद से दाऊद इब्राहिम ने 2002 में कराची में गुटखा फैक्ट्री खोली थी। इस मामले में जोशी के अलावा जमीरुद्दीन अंसारी और फारूक अंसारी को भी दोषी माना गया है। तीनों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। इन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। दाऊद की मदद करने के मामले में माणिक चंद गुटखा कंपनी के मालिक रसिक लाल धारीवाल भी आरोपी थे, लेकिन 2017 में उनके मरने के बाद उन्हें उस केस से अलग कर दिया गया। दोस्तों, ये पूरी कहानी गुटखा की है। जी हाँ दोस्तों, वही गुटखा जिसकी तलब न सिर्फ भारतीयों को बल्कि पाकिस्तानियों को भी होती है। आदत की शौकिया बीमारी से मुंबईया जितने परेशान हैं, उतने ही भयानक तरीके से ये बीमारी कराची के लोगों को भी लगी है। पाकिस्तानी आवाम को गुटखे की इस लत का आदी बनाने में भगोड़े दाऊद और उसके भाई अनीस और भारत के 2 गुटखा किंग की आपसी दुश्मनी का बड़ा रोल है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में गुटखा की इस आदत के पीछे बड़ा हाथ देश के 2 गुटखा व्यापारियों का है, जिनकी अगर आपसी दुश्मनी नहीं हुई होती तो शायद ही आज पाकिस्तान में इसकी इतनी लत होती। ये कहानी बम्बई से शुरू होकर दुबई पहुंचती है और फिर वहां से कराची जाकर पूरी होती है। 2 गुटखा व्यापारियों के बीच जो जंग हुई और इस कॉर्पोरेट जंग में फिर जो इंसाफ हुआ, उसके बाद कराची में एक मॉडर्न गुटखा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की नींव पड़ी। ये बात 22 से 25 साल पहले की है। उस समय भारत पाकिस्तान के बीच व्यापारिक संबंध कुछ खास नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी गुटखे की इस फैक्ट्री के लिए सारी तकनीक और मशीनरी मुंबई से कराची पहुंची थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, और 1971 तक पाकिस्तानी लोग गुटखे का इस्तेमाल नहीं करते थे। पाकिस्तान में गुटखे की कहानी देखें तो नजरें सिंध और बलूचिस्तान के समुद्री तटों तक जाती हैं। इसी सिंध प्रांत में कराची है, जो आज पाकिस्तान के बिजनेस के साथ साथ गुटखा अब भी है। एक दौर था जब पान की तरह गुटखा चबाना बंटवारे से पहले सिंध के रिवाज में शामिल नहीं था। तब पाकिस्तान को पान की सप्लाई पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश से होती थी, लेकिन 1971 में जब बांग्लादेश के लिए लड़ाई हुई तो पाकिस्तान में पान का लाल रंग भी फीका पड़ने लगा और इसकी जगह सुपारी, कत्थे और गुटखे ने लेनी शुरू कर दी थी। और इस तरह 1971 में सिंध के इब्राहिम हैदरी में गुटखे का कारखाना लगा था। जल्दी इस धंधे ने जोर पकड़ा और कई पाकिस्तानियों को लखपति बना दिया। ये दौर 80-90 का था। तब दाऊद के भाई अनीस ने इस धंधे में छुपी संभावनाओं को पहचान लिया और फिर पाकिस्तान में इसकी पूरी इंडस्ट्री खड़ी करने का सपना देखने लगा। 90 के दशक में और 2000 के शुरुआती सालों में पाकिस्तानी तस्करी पर बम्बई के पॉपुलर ब्रांड के गुटखे पाकिस्तान ले जाते थे और इसके लिए वहीं दुबई वाला रूट इस्तेमाल होता था। पाकिस्तान में गोवा 1000 RMD जैसे इंडियन ब्रांड की बड़ी मांग थी, लेकिन तस्करी की वजह से पाकिस्तान के गरीबों के लिए गुटखा काफी महंगा पड़ता था, जबकि इसका ज्यादातर इस्तेमाल गरीब लोग ही करते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 90% मछुआरे गुटखे का सेवन करते हैं। इसकी मांग बढ़ती जा रही है। 90 के दशक में पाकिस्तान में ज्यादा मुनाफा कमाने का ये आसान सा धंधा दाऊद ब्रदर की नजरों से छिप नहीं सका। दाऊद और अनीस ने समझ लिया कि मामूली मेहनत करके मोटी रकम इस धंधे से बनाई जा सकती है, और इसके लिए अनीस इब्राहिम लगातार इंडियन ब्रांड के गुटखों पर नजर रखे हुए था। पैसा तो उसके पास था ही, उसे तकनीक चाहिए थी, उसे मशीनें चाहिए थी। अनीस को बस एक ऐसा आदमी चाहिए था जो ये बताए कि कैसा गुटखा कैसे बनाया जाए जो पाकिस्तानियों की जुबान पर चढ़ जाए। अनीस किसी ऐसे मौके की तलाश में ही था कि उसे किस्मत ने एक मौका दे दिया जब भारत के 2 बड़े गुटखा व्यापारियों में बड़ी जंग छिड़ी हुई थी। जी हाँ, ये वही जंग है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। जोशी वर्सेस धारीवाल यानी गोवा वर्सेस RMD, 2 गुटखा किंग की ये कहानी बॉस और उसके मैनेजर के बीच में टकराव की है। इसमें बॉस था धारीवाल और मैनेजर था जगदीश जोशी। रसिक लाल माणिक चंद धारीवाल यानी RMD दोनों गुटखा इंडस्ट्री के वो नाम है जिसे कभी इसे धंधे का किंग माना जाता था। पुणे के शिरूर में जन्मे धारीवाल को अपने पिता से 20 मजदूरों के साथ एक बीड़ी की फैक्ट्री विरासत में मिली थी। इसी के दम पर वो गुटखा किंग बन गए थे, जिसका मार्केट वैल्यूएशन 8000 करोड़ तक का था। इस कंपनी के कभी मैनेजर हुआ करता था जगदीश जोशी। जी हाँ, ये वक्त था साल 1988 का, जब JM जोशी और रसिक लाल माणिक चंद धारीवाल दोनों ही धारीवाल टोबैको प्रोडक्ट्स लिमिटेड का हिस्सा थे। JM जोशी कंपनी के मैनेजर थे
और कई तरह के फ्लेवर को मिक्स करने में माहिर थे। शुरुआत में जेएम जोशी को अपने काम का मेहनताना मिलता था, लेकिन बाद में इन दोनों में आगे जाकर मनमुटाव हो गया। दरअसल जेएम जोशी का कहना था कि उन्हें उनके काम के हिसाब से मेहनताना नहीं दिया जाता था, और साथ ही जेएम जोशी का कहना था कि रसिक लाल माणिक चंद धारीवाल की ओर से उनसे वादा किया गया था कि उन्हें कंपनी का 10% शेयर दिया जाएगा। बाद में 10% शेयर का वादा बढ़ाकर 20% कर दिया गया, लेकिन ये वादा पूरा नहीं किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जेएम जोशी ने करीब 70 करोड़ रुपए पर अपना हक जताया था, और कई कोशिशों के बाद उन्हें जब ये रकम नहीं मिली तो जेएम जोशी ने साल 1996 में कंपनी छोड़ दी। जोशी ने अपने ही मालिक से भिड़ने के बाद जगदीश जोशी ने खुद का गुटखा ब्रांड मार्केट में लॉन्च किया। नाम था गोवा। अब गोवा आरएमडी को टक्कर दे रहा था। कुछ ही सालों में दोनों ब्रांडों के बीच बात बराबरी की हो गई थी। उधर जब दाऊद के भाई अनीस को ये बात पता चली कि हिंदुस्तान में 2 पुड़िया किंग बकाए के लिए आपस में लड़ रहे हैं, तो इस तरह उसे अपने बिजनेस के लिए रास्ता खुलता नजर आने लगा। उसने पूरी जानकारी जुटाई और जल्दी उसने फैसला किया कि डी कंपनी यानी दाऊद की कंपनी इस लड़ाई में मीडिएटर बनेगी। उस दौरान जोशी ने दुबई में अनीस से कॉन्टैक्ट किया और उससे कहा कि वो उसको बकाया दिलाने में मदद करे। इसी दौरान धारीवाल भी मुंबई पहुंचा था। गैंगस्टर अनीस ने अपनी गुंडई प्रभाव का इस्तेमाल किया। उसने धारीवाल को ऑफर दिया और कहा कि वो इस मसले को सुलझाने में मीडिएटर बनना चाहता है। उसने इस डील के लिए हाँ कर दी थी। कहा जाता है कि धारीवाल चाहता था कि ये डील दाऊद की मौजूदगी में हो, इसलिए अनीस ने इस मीटिंग को दाऊद के सामने कराची में रखने का फैसला किया। कुछ समय बाद धारीवाल और जोशी दोनों कराची गए और दाऊद के घर में पहुंचे। ऐसा कहा जाता है कि आखिरकार कराची में दाऊद इब्राहिम के दखल के बाद मामला सुलझा और जेएम जोशी को 70 करोड़ की जगह सिर्फ 7 करोड़ में संतोष करना पड़ा, जबकि 4 करोड़ रुपए दाऊद ने मामला सुलझाने के लिए लिए थे। इसके साथ ही डील को सुलझाने के लिए अनीश ने जोशी को कहा कि वो उनको गुटखा फैक्ट्री लगाने में मदद करे, और क्योंकि ये बात दाऊद के सामने कही गई थी इसलिए मना करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। माना जाता है कि तब जेएम जोशी ने दाऊद इब्राहिम और अनीस इब्राहिम के संगठित अपराध को टेक्निकल फाइनेंशियल सपोर्ट दिया और पाकिस्तान के हैदराबाद शहर में गुटखा फैक्ट्रियों की स्थापना करने में मदद की, जिसमें दोनों को आमदनी का जरिया मिला। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक जोशी कभी भी दाऊद से डील नहीं करना चाहता था, पर उसके अंदर दाऊद से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं थी। आखिरकार 7 करोड़ पाकर जोशी अपना ट्रेड सीक्रेट दाऊद फैमिली को देने को तैयार हो गया था। जल्दी 15 गुटखा मैन्युफैक्चरिंग मशीनें और पाउच बनाने की 4 मशीनें पहले दुबई भेजी गईं और फिर यहाँ से 2001 और 2 में कराची भेजी गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मशीनरी अली असगर कंपनी के नाम पर नावा शेवा से दुबई के लिए एक्सपोर्ट की गई थी। आखिरकार कुछ ही महीनों में इंडियन तकनीक, अंडरवर्ल्ड की कैपिटल और दाऊद की निगरानी में पाकिस्तानियों के लिए एक तेज और भभकेदार गुटखा कराची के मार्केट में लॉन्च हो गया। ये ब्रांड बहुत पॉपुलर हुआ और उम्मीद के मुताबिक दाऊद अनीस ने खूब पैसा बनाया। पूरे बिजनेस ऑपरेशन के दौरान इब्राहिम ब्रदर्स पर्दे के पीछे बने रहे। वहीं आपको बता दें कि दाऊद को गुटखा बिजनेस के इस राज को सौंपने की जानकारी मुंबई पुलिस को 2004 में मिली और तब मुंबई पुलिस ने पूछताछ के दौरान दाऊद के ससुर सलीम इब्राहिम कश्मीरी को दबोच लिया। इसी शख्स ने इस पूरे सेटअप की कहानी बताई और अपने दामाद के सारे कामों का राज पुलिस के सामने उगल दिया। वहीं जब ये बात सामने आई तब जेएम जोशी ने कहा कि उन्होंने ये सब मजबूरी में किया है क्योंकि उन्हें धमकी दी गई थी, लेकिन अब अदालत ने उसे दोषी मानते हुए कुछ ही समय पहले जेएम जोशी को 10 साल के लिए सजा सुनाई है और इसके लिए 2 और लोगों को इस मामले में सजा सुनाई गई। आपको क्या लगता है, अगर उस वक्त जोशी ने दाऊद के साथ मिलकर पाकिस्तान में फैक्ट्री नहीं खोली होती तो आज पाकिस्तान में लोगों को गुटखे की कितनी लत होती? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।